नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज ईद है। ईद के मौके पर मेरे सभी मुस्लिम भाई और बहनों को ईद की बहुत सारी ढेर सारी मुबारकबाद। मैं बीएससी एजुकेशन चैनल से दिलीप नारायण व्यास आज कक्षा 10th माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर स्वर्णिम भारत का इतिहास लेकर आ रहा हूँ। चूँकि आप सब जानते हैं बच्चों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 4 एग्ज़ाम तो कंडक्ट हो चुके हैं, किंतु 2 महत्वपूर्ण विषय सामाजिक विज्ञान और गणित के पेपर अभी तक बाकी है। इसलिए आज हमने कम समय को देखते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी कंडक्ट हो सकते हैं, कम समय को देखते हुए सामाजिक विज्ञान और गणित के वीडियो बहुत जल्द अपलोड होने वाले, जिसकी शुरुआत सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर स्वर्णिम भारत का इतिहास से आज हम प्रारंभ करने वाले हैं। इतिहास एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट, एक बहुत बड़ा विषय। इतिहास और न्यायपालिका दोनों सिमिलर है, क्योंकि इतिहास और न्यायपालिका जो है वो अवशेष, गवाहों, साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर ही अपना प्रमाण देता है। 1921 से पहले या 1920 के आसपास हमारे भारत का इतिहास मौर्य काल तक की ही जानकारी प्राप्त होती है। किंवदंतियों के आधार पर यह बताया जाता था भारत विश्व गुरु है, भारत की संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है। चूंकि हमारे पास कोई प्रमाण न होने के कारण हम इस तथ्य तक नहीं पहुंच पाए कि क्या भारत की संस्कृति बहुत ही प्राचीन है। लेकिन 1921 में एक ऐसी युगांतकारी घटना घटित हुई जिसकी वजह से संपूर्ण विश्व के देशों का ध्यान भारत की तरफ आकर्षित हुआ, और वो घटना थी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। 1921 में दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, मार्टिमल व्हीलर जैसे प्रमुख इतिहासकारों ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता खोज की बहुत लंबी कहानी है। इस कहानी को शॉर्ट में समझाते हुए मैं आपको बताता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज हुई थी, और उस समय सिंधु घाटी सभ्यता का जो दायरा था बहुत बड़ा था, लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास था, और सिंधु निवासियों का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन बड़ा ही सुसंपन्न था। उनका विदेशी देशों से भी व्यापार, विनिमय, वाणिज्य इत्यादि था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कब हुआ, किस प्रकार से, इसको लेकर विद्वानों में एक मत नहीं है। कुछ विद्वान मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है बाढ़ की वजह से हुआ, कई इतिहासकार कहते हैं आगजनी की वजह से हुआ, कुछ इतिहासकारों का मानना है बहुत भयानक बीमारी फैली थी इसकी वजह से हुआ। लेकिन एक जो तर्क है, जो सबसे अधिक बलवान और मजबूत तर्क माना जाता है, वो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो आर्यों के आक्रमण से ही हुआ था। अब आर्य कौन थे? आर्यों का मूल शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ कुल का, श्रेष्ठ वंश का। आर्य कौन थे, कहाँ से आए, इसको लेकर भी इतिहास का बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक है। आर्य जो भी थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात अगली जो वैदिक सभ्यता की स्थापना हुई थी वो भारत में आर्यों ने ही की थी। इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल में वेदों की स्थापना हुई थी, वेदों को लिखा गया था, इसलिए इस सभ्यता को वैदिक काल माना जाता है। अब वैदिक काल, वेदों की स्थापना के कारण, अब वेदों की रचना की किसने थी? वेदों की रचनाओं को लेकर के कहा जाता है वेद अपौरुषेय है, देववाणी है, किसी मानव ने नहीं लिखा। वेदों को पहले मौखिक सुना गया ऋषि मुनियों द्वारा, और कई सैकड़ों सालों के बाद इसको लिपिबद्ध करने की योजना बनाई गई थी। वैदिक काल को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। वैदिक काल का जो इतिहास है वो हमें देखने के लिए मिलता है लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 600 ईसा पूर्व तक वेदों की रचना हुई थी। इसमें 1500 ईसा पूर्व से लेकर बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, और 1000 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है बीसी, इसे माना जाता है ऋग्वेद काल। ऋग्वेद काल के नाम से जाना जाता है। इसका टाइम पीरियड है 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य। इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए इसे ऋग्वेद काल माना जाता है। उसके पश्चात अगला जो टाइम पीरियड आता है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के मध्य। इसे उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल के नाम से इसलिए जाना जाता है कि इस काल में बाकी के जो 3 वेद है, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद की रचना हुई थी, इसलिए उत्तर वैदिक काल माना जाता है। 600 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 325 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है वो जनपद काल के नाम से जाना जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आर्यों का जो मूल निवास स्थान था प्रारंभ में उत्तर भारत था। उत्तर भारत का जो सप्त सिंधु प्रदेश है, जो आज का वर्तमान पंजाब के आसपास का क्षेत्र है, उसे सप्त सिंधु प्रदेश माना गया। आर्य ने भी इसका उल्लेख है, वेदों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि आर्यों का जो मूल निवासी स्थान है वो सप्त सिंधु प्रदेश है। सप्त सिंधु प्रदेश उत्तर वैदिक काल तक जो आर्य जो थे वो नॉर्थ इंडिया में उनका मूल निवासी स्थान था, और उत्तर वैदिक काल के पश्चात कुछ कारणवश आर्य ने
आर्य ने नॉर्थ इंडिया को छोड़ करके साउथ इंडिया, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और मिडल ईस्ट, इनमें उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इन्होंने छोटे छोटे राज्यों की स्थापना की थी। इसके कारण कुछ भी रहे होंगे, इसका कारण ये भी माना जाता है कि आर्यों में साम्राज्य विस्तार की भावना बढ़ने लगी थी और आर्यों का जो कुनबा था, जो परिवार था, उनकी जनसंख्या भी लगातार बढ़ने लगी थी। और सबसे बड़ा कारण था उत्तर वैदिक काल तक आते आते आर्यों ने लोहे का व्यापक स्तर पर प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। लोहे का व्यापक स्तर पर प्रयोग होने का उनके पास हथियारों की संख्या भी ज़्यादा होगी, साम्राज्यवाद की इच्छा भी बलवंती होती चलेगी और कुनबा और परिवार बढ़ने की वजह से आर्य ने अपना जो मूल निवासी स्थान था नॉर्थ इंडिया को छोड़ करके पूरे भारतवर्ष में फैलते चले गए और पूरे भारतों से फैलकर उन्होंने छोटे छोटे राज्यों की स्थापना की थी जिनको कहा जाता है जनपद। इन जनपदों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। इन जनपदों में आपस में वैमनस्यता थी। साम्राज्य विस्तार की भावना के कारण इन जनपदों में आपस युद्ध हुआ और यही इन जनपदों में 16 महाजनपद, बड़े 16 महाजनपद उभर कर आते हैं। इन 16 महाजनपदों में 600 लेकर 325 ईसा पूर्व के आसपास भयंकर युद्ध होता है। इन युद्धों के अंदर एक जनपद ऐसा था जिसने सभी जनपदों पर विजय प्राप्त की। उस जनपद का नाम था मगध जनपद। मगध जनपद ने सभी जनपदों को पराजित कर दिया। इसके कारण भी अलग है। मगध जनपद ने अन्य जनपदों को किस प्रकार से पराजित किया, इसके आगे विस्तार से मौर्य वंश की जानकारी करेंगे, उसमें मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। मगध ने सभी जनपदों को पराजित करके संपूर्ण भारत में एक छत्र शासन स्थापित किया था। मगध राजवंश पर जो मगध राजवंश है, मगध राज्य पर जो पहला जो शासन स्थापित किया था, जो ज्ञात वंश है वो वृहद्रथ वंश है। उसके पश्चात आता है हर्यक वंश, उसके पश्चात आता है शिशुनाग वंश, उसके पश्चात आता है नंदों का शासन, महापद्मनंद जिसने इसकी स्थापना की थी और नंदों का उन्मूलन किया था चंद्रगुप्त मौर्य, द स्टूडेंट ऑफ कौटिल्याज। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ चलते हैं कि प्राचीन काल में भारत को किन किन नामों से जाना जाता था। तो बच्चों, प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया के नाम से और विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संस्कृति का सदैव क्या आदर्श रहा है। तो बच्चों, भारतीय संस्कृति का आदर्श प्राचीन काल से लेकर आज तक वही चलता आ रहा है। भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा आदर्श है वसुधैव कुटुंबकम की भावना, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानना। और दूसरा आदर्श है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, अर्थात सभी के सुखों की और सभी के सुखों की कल्याण की कामना करना भारतीय संस्कृति का मूल आदर्श रहा है। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो तीसरे प्रश्न का नाम है प्राचीन काल में भारत की कौन कौन सी सभ्यताएं स्वर्णिम सभ्यताएं कहलाती है। तो प्राचीन कालीन भारतीय जो संस्कृति है, सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं में वैदिक सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, इसके अलावा रामायण और महाभारत युगीन जो सभ्यताएं हैं, जो संस्कृति है, वो भारत का स्वर्णिम काल कहलाता है, द गोल्डन टाइम ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व का ज्ञान कोश किन ग्रंथों को कहा जाता है। तो बच्चों, विश्व का जो ज्ञान कोश है वो वेदों को कहा जाता है। वेदों को विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों का गौरव हासिल है। वेदों की रचना किसने की थी ये पता नहीं है, लेकिन वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, अर्थात वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं की है। तो देववाणी है, अर्थात देवताओं ने अपने वाणी, अपने वचन, अपने जो संबोधन है वो ऋषि मुनियों को सुने। ऋषि मुनियों ने कई सैकड़ों सालों तक अपने अनुयायियों को मौखिक रूप से सुनाए, लेकिन धीरे धीरे इन श्लोकों की संख्या कम होने के कारण इन वेदों को लिपिबद्ध किया गया था। अतः विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन से हैं? वेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में लोहे के व्यापक प्रयोग ने लोगों की जीवन दशा को कैसे परिवर्तित कर दिया। बच्चों, जो लोहा है उस लोहे को विकास की धुरी कहा जाता है, विकास की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। लोहे के बिना हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते। जरा सोचिए एक मिनट के लिए, अगर अपने जीवन से लोहा, आयरन अगर बाहर निकाल दें तो हम में और आदिवासियों में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो उत्तर वैदिक काल में जो लोहे का जो व्यापक प्रयोग था उसने जनपद काल में लोगों के जीवन दशा को पूरी तरह से बदल दिया। लोहे के व्यापक प्रयोग ने उद्योग धंधों, कृषि, व्यापार, तकनीकी, इन सबको उन्होंने मजबूती प्रदान की थी और तकनीकी रूप से सक्षम होने लगे। और इसी लोहे का व्यापक प्रयोग करके हथियारों की संख्या बढ़ने लगी, जिसके कारण आर्यों में साम्राज्य विस्तार की भावना बलवंती होने लगी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महाजनपद किसे कहा गया है। बच्चों, महाजनपद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में स्थापित स्वतंत्र राज्यों को महाजनपदों की संख्या दी गई है। अगला प्रश्न,
किन प्राचीन ग्रंथों में महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो बच्चों प्राचीन ग्रंथों में जैन ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, पाली भाषा के ग्रंथ हैं, प्राकृत भाषा के ग्रंथ हैं और इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ है जिनमें हमें प्रचुर मात्रा में महाजनपदों की संख्या और नामों के बारे में उल्लेख मिलता है। लेकिन मूल रूप से बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और परिशिष्ट पर्वन में हमें जनपदों की संख्याओं का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, महाजनपदों में शासन व्यवस्था कितने प्रकार की थी? महाजनपदों में शासन व्यवस्था 2 प्रकार की थी, जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राजा वंशानुगत होता है, राजा के मरने के पश्चात उसका पुत्र ही शासक बनता है, चाहे वो लायक हो, नालायक हो, चाहे खलनायक हो। वो शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। जस्ट इसका जो उल्टा है वह गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में राजा वंशानुगत न होकर अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अथवा जनता द्वारा ही चुना जाता है। ऐसा राजा प्रजावत्सल होता है, जन कल्याणकारी भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं। यदि ये राजा निरंकुश होता है तो प्रजा उसे पद से हटा देती है। यदि राजा पद से नहीं हटता तो उसका वध भी किया जा सकता था। ऐसा हमें प्राचीन कालीन इतिहास में बहुत से प्रमाण इसके उल्लेखित होते हैं। अगला प्रश्न है, किन महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी? अभी मैंने उल्लेख किया कि महाजनपदों में शासन व्यवस्था 2 प्रकार की थी, राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। इनमें से जो राजतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था थी वो प्रमुख जो जनपद थे राजतंत्रात्मक शासन वाले, इधर देखिए व्हाइट बोर्ड की तरफ, उसमें पहला था मगध, मगध के पश्चात वत्स, वत्स के पश्चात कौशल महाजनपद और इसके अलावा अवंती। ये 4 महाजनपद जो थे इनमें राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। इन सभी महाजनपदों में बाद में मगध राज्य में सभी महाजनपदों को जीत कर एक छत्र शासन स्थापित करता है। तो बच्चों आज हमने सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर स्वर्णिम भारत का इतिहास, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ भी मैंने फोकस डाला है क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी नजदीक आने वाले हैं, तो लेसन के साथ साथ हमें प्रश्नों को भी, महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ भी ध्यान देना होगा। तो बच्चों मैंने आज आपको फर्स्ट चैप्टर का कुछ पार्ट मैंने करवाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न और आज का वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसे लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और हमारे वीडियो को लेकर आपकी क्या जानकारी, आपकी क्या राय रखते हैं, इसे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।